आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज और टोकन्स के बारे में। और इस लेक्चर में हम लोग हमारे जो कंटेंट है वही इसको देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, कंपाइलेशन प्रोसेस है, आउटपुट प्रोसेस है, टोकन है, कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन। तो हम लोग इस लेक्चर में मतलब इस लेक्चर में हम लोग अभी सिर्फ ऑपरेटर्स तक ही देखेंगे कि कहाँ ऑपरेटर्स तक ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक सी लैंग्वेज का? सी लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कमेंट को। कमेंट जो रहता है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा चीज़ होता है कि जो कंपाइलर होता है वो उसको कंपाइल नहीं करता। मतलब अगर हम लोग को कुछ अगर मैसेज लिखना होता है या कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना होता है हमारे कोड के बीच में, क्योंकि जो कोड होते हैं वो क्या होते हैं, लॉजिकल रहते हैं, ये जो मैथमेटिकल लॉजिकल जैसे होते हैं, मतलब ईजिली रीडेबल नहीं होता। जो प्रोग्रामर होते हैं, जो नॉन प्रोग्रामर होते हैं, वो उसको नहीं पढ़ सकते हैं, वो उन लोग को उतना नहीं समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या लिखा है। तो नॉन प्रोग्रामर को जब हम लोग को कुछ बताना होता है तो हम लोग कोड के बीच में हम लोग कमेंट को लिखते हैं। तो उसको हम लोग कमेंट को यूज़ करते हैं, और उसमें हम लोग एक स्लैश और एक स्टार और फिर उसके बाद स्टार और है स्लैश को यूज़ करते हैं। और उसके बीच में हम लोग जो भी शब्द को लिखते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग लिखते हैं वो कमेंट कहलाता है। और वो कभी भी कंपाइल होता नहीं है, वो कंपाइल के साथ कभी नहीं होता है, वो बस कोड के अंदर ही रहता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं हेडर फाइल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सबसे ऊपर हम पहले हेडर फाइल को लिखते हैं। इसके बारे में हम लोग और आगे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हेडर फाइल हम लोग क्यों लिखते हैं, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर आता है हम लोग का मेन फंक्शन। मेन फंक्शन, कोई भी जो सी लैंग्वेज होता है उसमें सिर्फ एक मेन फंक्शन होता है। पूरे सी लैंग्वेज में सिर्फ एक मेन फंक्शन रहेगा। किसी भी प्रोग्राम में दो मेन फंक्शंस नहीं यूज़ होते हैं, सिर्फ एक मेन फंक्शन होता है, और उसके अंदर में जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो कोड के रूप में होता है, यही पूरा एग्जीक्यूशन होता है। और यहाँ पे जो मैं पर्टिकुलरली जो यूज़ किया ये प्रिंटफ फंक्शन है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है। अब इसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन की। कमेंट या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जैसे कि कमेंट है और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि प्रोग्रामेबल रीडेबल रहता है, प्रोग्रामर रीडेबल रहता है। अगर कोई दो अलग अलग प्रोग्रामर, फॉर एग्जांपल जैसे कि दो अलग अलग प्रोग्रामर एक ही कोड में काम कर रहे होते हैं, और एक प्रोग्रामर ने पूरा जो कोड लिखा हुआ है, तो दूसरे प्रोग्रामर को समझाने के लिए वहाँ बीच बीच में कमेंट को डाल सकते हैं, जिसके थ्रू अगर जो दूसरा प्रोग्रामर अगर उसी कोड में काम कर रहा होता है तो वो उस कमेंट को पढ़ के उस हिसाब से वो लॉजिक को बिल्ड कर सकता है, या फिर जो जो आधा जो बचा हुआ काम है वो उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हैश इंक्लूड फाइल, जो हम लोगों ने देखा कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जो कि कंपाइलर को बताता है कि कौन कौन से फाइल को इंक्लूड करना है। मतलब जो हम लोग जो कोड लिख के रखें उसमें और कौन कौन से फाइल को इंक्लूड करना है वो कंपाइलर को बताता है। हम लोग इसको आगे भी देखेंगे, हम लोग प्री प्रोसेसर का जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे। फिर उसका आता है studio.h, जो कि हमारा हेडर फाइल है, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, जो कि एक डिक्लेयर करते हैं इनपुट या आउटपुट फंक्शंस को या मैक्रोस को करते हैं। फिर मेन फंक्शंस है, जो कि एंट्री पॉइंट होता है सी लैंग्वेज का। जब भी कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो जो कंपाइलर होता है सबसे पहले वो मेन फंक्शन को ही देखता है। अगर इसके ऊपर आगे पीछे अगर हम लोग कोई भी फंक्शंस को लिखते हैं वो उसको नहीं देखता, सबसे पहले वो मेन फंक्शंस को ढूंढता है, और मेन फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ लिखा है पहले उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद फिर रिटर्न फंक्शन है, ये एक मैसेज होता है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जब कोई कोड अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो वो एंडेड सक्सेसफुली का एक वो भेजता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है, एक रिटर्न भेजता है ज़ीरो का। और ज़ीरो का मतलब होता है कि एंडेड सक्सेसफुली होता है। और अगर नॉन ज़ीरो अगर रहता है, अगर रिटर्न वन का एरर होता है, रिटर्न वन रहता है, तो वो एरर एरर रहता है। ये भी हम लोग समझेंगे कि रिटर्न ज़ीरो ही क्यों है, या रिटर्न के बारे में हम लोग जब हम लोग फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे तब हम लोग देखेंगे। प्रिंटफ फंक्शन यानी कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, कंसोल जो वो आउटपुट प्रिंट करता है मॉनिटर में। अब हम लोग देखते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस में। यहाँ रुक जाओ एक सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस में, जो कि कंपाइलेशन प्रोसेस में ये होता है कि कन्वर्ट करता है, जो जो हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं या डॉट सी जो लिखते हैं, सोर्स कोड को जब कन्वर्ट करना होता है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कंपाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं।
जो कि उस बीच में कोई भी अगर जो सोर्स को जो कंपाइलर होता है वो कोई भी एरर होता है, जैसे सिंटैक्टिकल रहता है या स्ट्रक्चरल एरर होता है, वो वहाँ पे जनरेट करता है ताकि हम लोग उसको अपडेट करके एरर फ्री हम लोग कोड को लिख सकते हैं। और ये जो मेनली होता है चार प्रोसेस, जो कंपाइलेशन प्रोसेस होता है ये चार उसमें चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, चार प्रोसेस में होता है, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और लिंकर हो गया। तो जो प्री प्रोसेसर जो होता है या प्रोसेसर जो प्री प्रोसेसर होता है, ये सबसे पहले जब हमारा जो कोड जब कंपाइल हो रहा होता है तो पहले जो भी हम लोग प्री प्रोसेस में डालते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इंक्लूड करके हम लोगों ने जो भी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले वो हेडर फाइल को पहले इंक्लूड करते हैं हमारे सोर्स कोड में। और फिर वो मतलब और उसको करके वो कोड को एक्सपैंड कर देता है। और वो जो हमारा जो कोड होता है, जो पहले हम लोग जो जो डॉट सी में किए थे, वो डॉट आई में सेव हो जाता है हमारा कोड। उसके बाद फिर जब वो प्री प्रोसेसर में जो भी हेडर फाइल हो गया या प्री प्रोसेसर को ऐड होने के बाद वो जाता है कंपाइलर में, जो कि जो जो हमारे जो कोड है प्री प्रोसेस्ड जो कोड है उसको वो कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में। जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में जो मैं बताया था कि वो मशीन टू मशीन डिपेंडेंट होता है, वो पहले असेंबली कोड में कन्वर्ट हो जाता है। जो सी लैंग्वेज जो सी कोड है वो पहले असेंबली में कन्वर्ट कर देता है, जो कि उसका एक्सटेंशन होता है डॉट एस में। उसके बाद फिर वो असेंबलर में जाके ट्रांसफ़र होता है, जो कि असेंबलर में क्या होता है, वो असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में जिसका एक्सटेंशन है डॉट ओ बी जे। उसके बाद उसी बीच में ही ओ बी जे में ही जितना भी हम लोग अगर लिंकर लगा के रखते हैं, जो भी हम लोग लाइब्रेरी हम लोग लिंक करके रखे रहते हैं, आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जो लिंकर होता है वो लाइब्रेरी जितने भी लाइब्रेरी होते हैं उसको फिर जो प्री कंपाइल्ड होते हैं वो जो स्टोर्ड होता है डॉट एल आई बी में, वो हमारे कोड में फिर ऐड होना चालू हो जाता है। जिसने भी जैसे कि अलग अलग अगर हम लोग लाइब्रेरी को यूज़ कर अपने कोड में, तो वो ओबीजे फाइल में फिर वो इंक्लूड हो जाता है, जिसके कारण हमारा कोड और लंबा हो जाता है। और फिर उसके एट द लास्ट में जो कोड होता है जो हमारा वो एक्सिक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डॉट ई एक्स सी फाइल में कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो कोड होता है। तो ये कंपाइलेशन प्रोसेस है जो कि डॉट सी से लेके डॉट ई एक्स सी में फाइल में या एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आगे ये एक ड्राइंग है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ये सोर्स कोड फाइल है वो पहले डॉट सी में रहता है, वो प्री प्रोसेसर में जाता है, डॉट आई हो जाता है, इसमें जितने प्री प्रोसेसर उसको ऐड करता है। उसके बाद फिर कंपाइलर में जाता है, जो कि वो वो असेंबली कोड में कन्वर्ट हो जाता है, वो डॉट एस में जाता है। फिर असेंबली कोड असेंबलर में जाता है, जो कि ओ बी जे फाइल में कन्वर्ट होता है। फिर जो लाइब्रेरी, अगर हम लोग अपने कोड में कोई लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं तो वो फिर जो लाइब्रेरी है वो फाइल इसमें लिंकर में चले जाता है। और ओ फाइल कन्वर्ट होके फिर जब लिंकर में जाता है तो लिंकर में कन्वर्ट होता है हमारा जो लास्ट फॉर्म एग्जीक्यूटेबल फॉर्म यानी जो डॉट ई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर अगर तुम लोग को देखना है कि किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर तुम लोग मिंजी डब्ल्यू यूज़ कर रहे हो तो डॉट सी में पहले जब तुम कोई कोड को लिखोगे तो प्री प्रोसेस का अगर कोड तुम्हें देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी सी सी, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप करके थोड़ा सा गैप करके ई प्रोग्राम डॉट सी, यानी कि कोई भी तुम्हारा जो कोड का नाम रहेगा मतलब जो प्रोग्राम का नाम रहेगा वो। और उसके बाद फिर उसके बाद आउटपुट इसका मतलब आउटपुट होता है, आउटपुट फिर प्रोग्राम डॉट आई। तो ये डॉट आई कन्वर्ट करेगा तुम्हारा किस में, उसमें कंपाइलर में कन्वर्ट करेगा तुम्हारा। प्री प्रोसेस जब उसमें ऐड कर देंगे तो प्री प्रोसेस वाले में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कंपाइलेशन होगा तो जो डॉट आई है वो डॉट एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और डॉट एस का जब आउटपुट तुम लोग देखोगे तो वो लगभग असेंबली कोड की तरह उसको लिख देते हैं। फिर असेंबली में फिर वो जो असेंबली कोड है वो कन्वर्ट हो जाता है ओबीजे में, मतलब वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ईजिली नोट पैड में भी अगर खोलोगे तो वो रीडेबल नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन नॉर्मल इनपुट आउटपुट, जो कि स्टैंडर्ड जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट में के हेडर फाइल में रहता है ये। तो ये दो चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें होता है प्रिंटएफ और स्कैनएफ। प्रिंटएफ होता है आउटपुट के लिए, स्कैनएफ होता है इनपुट के लिए। तो प्रिंटएफ के अंदर हम लोग कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी इन नंबर को हम लोग लिख रहे होते हैं तो हम लोग उसको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि प्रिंटएफ है तो यहाँ पे हम लोग डबल कोटेशन में स्ट्रिंग को लिख दिए हैं। या फिर जैसे कि कोई नंबर को अगर हम लोग लिख रहे हैं, कोई सम होता है, सम जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर को, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्कैनएफ। वैसे स्कैनएफ फंक्शन जो होता है वो किसी भी चीज़ को
इनपुट लेता है, मतलब अपने कोड के अंदर लेता है वो। तो यहाँ पे स्कैनफ का अगर तुम लोग सिंटैक्स देखोगे तो यहाँ पे पहले कंट्रोल स्ट्रिंग को ये डालते हैं, और उसके बाद कोई भी आर्ग्यूमेंट है, कोई भी जो वेरिएबल होते हैं वो उसके थ्रू अपन कोड के अंदर उसको इंसर्ट करता है। और स्कैनफ जो होता है वो यूज़र के थ्रू होते हैं, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू यूज़र एंटर करता है। तो यहाँ पे जैसे कि कंट्रोल स्ट्रिंग में जैसे कि हम लोग यहाँ पे %d दिख रहा होगा, इंटीजर के लिए होता है, %s होता है स्ट्रिंग के लिए होता है, %f होता है फ्लोट नंबर के लिए, और अगर कोई कैरेक्टर को लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग %c को लिखते हैं। यहाँ पे अगर कोई सिंगल कैरेक्टर होता है तो उसके लिए, स्ट्रिंग के लिए हम लोग %s को लिखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं टोकन। टोकन क्या होता है? किसी भी कोड का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग टोकन बोलते हैं, जो कि कोई भी वो वर्ड हो सकता है, पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं, उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। और ये 6 अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं 5 लिख के रखा हूँ, जबकि ये यहाँ पे 6 अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो कि पहला होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर। अब हम लोग पहले कीवर्ड के बारे में देखते हैं। तो कीवर्ड क्या है? एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। जो जब सी को बनाया जा रहा था या जब सी को स्टैंडर्डाइज्ड किया जा रहा था, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है कीवर्ड, हम लोग बस इसको यूज़ करते हैं। और इसका फिक्स्ड मीनिंग होता है और इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते हैं। और ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि प्रोग्राम स्टेटमेंट में, और इसको हम लोग आइडेंटिफाई या वेरिएबल नेम की तरह इसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। और सी लैंग्वेज में मतलब स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज में सिर्फ 32 कीवर्ड हैं, जो कि जिसके थ्रू हम लोग पूरे कोड को क्रिएट करते हैं। मतलब एक प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करते हैं और सिर्फ 32 कीवर्ड होते हैं, उसके बेस पे ही हम लोग को कोई भी कोड क्रिएट करना होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? कोई भी वेरिएबल, फंक्शन या अरे का नेम को यूज़ होता है। अब जब हम लोग कोई नेम यूज़ कर रहे थे, कोई भी वेरिएबल देना होता है मतलब कंप्यूटर में, तो उसको पहले हम लोग को नाम देना होता है, तो ताकि वो मेमोरी में सेव कर सके। तो जब हम लोग उसको नाम देना होता है तो वो होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। कोई भी चीज़ को, चाहे वो फंक्शन का नाम हो सकता है, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो सकता है, चाहे वो अरे का नाम हो सकता है। आगे हम लोग इसके बारे में और देखते जाएंगे। तो यूज़र डिफाइंड रहते हैं और ये सीक्वेंस ऑफ लेटर और नंबर होते हैं। और ये हम लोग, और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि स्मॉल लेटर को स्मॉल लेटर ही देखेगा और अपर केस को वो अपर केस ही देखेगा। वो दोनों को अलग अलग देखेगा क्योंकि एस्की के बेस पे चलता है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, तो अभी इसका आउटपुट के बारे में मत सोचो कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कि तुम लोग देखोगे, यहाँ पे ए को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सी को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सी डी यूज़ कर रहे हैं, ये अरे है हमारा। या फिर हम लोग कोई फंक्शन को यूज़ करें तो फंक्शंस का नाम देने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट को, और उस फंक्शंस का नाम जो है वो MLT है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर तुम लोग फंक्शंस को देखोगे तो DIY, तो यहाँ पे भी DIY भी ये एक तुम्हारा आइडेंटिफायर है। और इस आइडेंटिफायर को तुम लोग फिर बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो प्रिंटफ फंक्शन में /DN करके फिर यहाँ पे जो नंबर है जो जिसमें हम लोग स्टोर करके रखें, जो A है यहाँ पे दिखाएगा यहाँ पे, या फिर जैसे C है तो C को यहाँ पे दिखाएगा। अब हम लोग देखने वाले कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है कि फिक्स्ड डेटा होता है जिसको हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, और ये फिक्स्ड होता है जब तक जब कोड का जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो ये कांस्टेंट रहता है। और ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहले होता है जो सबसे पहले है इंटीजर, फिर रियल नंबर, फिर कैरेक्टर। मतलब इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, इंटीजर, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। उसके बाद आते हैं रियल नंबर, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन नंबर और एक्सपोनेंशियल। और कैरेक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो सिंगल कैरेक्टर होता है या तो स्ट्रिंग होता है, या जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं मल्टी कैरेक्टर। और सबसे पहले देखेंगे इंटीजर कांस्टेंट। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर होते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं जो कि मैं पहले बताया हूँ कि डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्साडेसिमल। और इंटीजर कांस्टेंट होता है जिसमें एटलीस्ट हमको एक नंबर तो हम लोग को एक डिजिट डालना ही डालना है। और ये
10 सिंबल को रिप्रेजेंट करता है जो कि 0 से 9 होता है, और इसमें कोई भी हम लोग डेसिमल पॉइंट को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये अभी इंटीजर है, ये फ्लोटिंग नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। और इसके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो INT, साइंड INT, अनसाइंड INT, शॉर्ट INT, ये इसके अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि कोड में यूज़ होता है। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग रेंज, इसके कितने हम लोग रेंज यूज़ करते हैं। जैसे कि इस ये 16 बिट के हिसाब से, जैसे कि INT है तो इसका कितने बिट का साइज़ होगा, तो अगर बिट कैलकुलेट करना होता है तो जैसे कि 16 है, अगर कंप्यूटर हमारा 16 बिट रहता है तो 2 की पावर 16 करके हम निकालते हैं। क्योंकि 2 यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो कंप्यूटर है तुम लोग को पता है कि वो बाइनरी नंबर को ही समझता है, तो बाइनरी नंबर में क्या आते हैं 0 और 1, तो इसलिए वहाँ पे दो दो को ही यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 की वैल्यू है, तो 0 और 1 ही यहाँ पे यूज़ होता है, तो 2 की पावर 16 होता है। या फिर जब अनसाइंड रहता है, जो कि इसका रेंज जो होता है, ये क्योंकि इंट नंबर है, इंट नंबर रहता है अनसाइंड, मतलब कि साइंड हो सकता है, इंट जो है वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट जब वो करता है, तो यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे -32,768 नंबर से लेके 32,767 नंबर को वो रिप्रेजेंट कर सकता है, इतने रेंज के नंबर को INT रिप्रेजेंट करता है। फिर साइंड INT होता है, तो ये साइंड INT नॉर्मली INT की तरह INT ही रहता है, जो कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अनसाइंड INT सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, जिसका रेंज होता है 0 से 65,535। और इसका तुम लोग रेंज कैलकुलेशन तुम लोग देख सकते हो, 2 की पावर 0 टू 2 की पावर 16-1, ये उतने का रेंज रहता है। और 16-1 हम लोग क्यों किए हैं, ज़ीरो के कारण, क्योंकि जो नंबर स्टार्ट होता है वो ज़ीरो, होल नंबर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होल नंबर रहता है, तो होल नंबर जो रहता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो ज़ीरो के कारण हम लोग यहाँ पे 16-1 करते हैं। फिर शॉर्ट INT 8 बिट का होता है, जो कि इसका रेंज होता है -128 टू 127। वैसे इसका भी साइंड अनसाइंड। फिर उसका बाद अगर हम लोग एकदम बड़े नंबर पे अगर हम लोग काम करो, जिसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब करोड़ों अरबों नंबर अगर होते हैं, तो उसके लिए हम लोग लॉन्ग INT को यूज़ करते हैं। यहाँ जिसका जो वैल्यू है वो 32 रहता है, इसका जो बिट्स होते हैं वो 32 बिट का होता है, और वो इसका तुम रेंज भी देख सकते हो, बहुत बड़ा रेंज है इसका। ऐसे ही उसका भी साइंड और अनसाइंड होते हैं। अब इसका वैलिडिटी देखते हैं कि इंट का जो वैलिडिटी होता है वो किस तरीके से होता है। तो जैसे कि अगर हम लोग इंट देख रहे होते हैं तो वैलिडिटी इसका क्या है, वैलिडिटी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि हमारा जो नॉर्मली अब के जो कंप्यूटर है वो 16 बिट के नहीं है, अब जो नॉर्मल जो कंप्यूटर चलता है वो 64 बिट के होते हैं। तो 64 बिट में जो इंट का जो रेंज होता है वो तुम लोग देख सकते हो 2 की पावर 63 से 2 की पावर 63-1 का रहता है। अब तुम लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, बहुत बड़ा वैल्यू आता है। इसका जो वैलिड होता है वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉर्मल हम लोग 1, जैसे कि नॉर्मल तुम लोग को दिख रहा होगा वो ये है, या फिर तुम्हारा -3 to 1 है, या फिर 0 नंबर है, या ये हो जाता है 64,531, या यहाँ पे प्लस का साइन लगा के 78। लेकिन इनवैलिड क्या है, जब तक तुम इंट को यूज़ कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे इंट है तो इंट में तुम लोग को ये फ्लोटिंग नंबर नहीं लिखना होता, फ्लोटिंग के लिए हम लोग अलग चीज़ को यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐसा फ्लोटिंग या कोई ऐसा साइन हम लोग को नहीं यूज़ करना है। अब हम लोग देखेंगे कांस्टेंट, जो कि होता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी कि इसमें हम लोग जो तुम्हारा रैशनल नंबर है वो यूज़ करते हैं हम लोग। फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि तुम्हारा नॉर्मली डेसिमल नंबर होता है, और रियल कांस्टेंट नंबर में दो टाइप के होते हैं, या तो हम लोग उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखा सकते, या तो हम लोग उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखा सकते हैं, या तो हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा सकते हैं। दो तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल नंबर जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ 17.548 है, तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट किया, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल नोटेशन के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बोथ पॉजिटिव नेगेटिव भी रहता है। और एक्सपोनेंट नंबर रहता है, या एक्सपोनेंट नंबर जो फॉर्म होता है, या तो वो बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या तो बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक चीज़ों में अगर तुम लोग देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साइज़ बहुत छोटे होते हैं,
और अगर तुम एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को अगर देखोगे, जैसे कि स्टार का डिस्टेंस हो गया या स्टार का साइज़ हो गया, तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कभी कभी हम लोग एक्सपोनेंट मतलब हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में भी अगर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ तुम लोग देख रहे हो एग्जांपल में जो बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको अगर हम लोग को छोटी चीज़ में अगर रिप्रेजेंट करना है, बहुत कम लेंथ में अगर उसको रिप्रेजेंट करना होता है, तो यहाँ पे 7.5 फिर एक्सपोनेंट और 9, तो 9 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9 होता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े नंबर को जब हम लोग को अगर रिप्रेजेंट करना होता है कंप्यूटर में, तो हम लोग इसको नॉर्मली इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फ्लोटिंग नंबर में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका अगर तुम लोग इसका साइज़ देखोगे, तो फ्लोट जो रहता है, जिसका कीवर्ड फ्लोट है, वो 32 बिट का होता है, जिसका रेंज तुम लोग 3.4 एक्सपोनेंट -38 से 3.4 एक्सपोनेंट प्लस 10 की पावर 38 रहते हैं, इसका रेंज इतना है। फिर डबल उससे ज़्यादा है, डबल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोट, मतलब डबल जो रहता है वो भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और उसका कीवर्ड डबल है। और अगर लॉन्ग डबल है, अगर बहुत बड़ा नंबर है, तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो एल डी, या इसका लॉन्ग डबल है जिसका कीवर्ड है एल डी। और जो रियल कांस्टेंट या फिर इंटीजर नंबर है, वो इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़ होते हैं, इस मतलब जो कि यूज़ होता है डिस्टेंस के लिए, हाइट के लिए, उसके लिए यूज़ होता है, क्योंकि हाइट एग्जैक्टली 5 फीट तो किसी का होगा नहीं, 5 फुट 4 इंच ऐसे करके हर किसी का हाइट ऐसा रहता है, या 6 फुट 3 इंच ऐसे करके, तो हाइट किसी का एकदम 6 इंच का एकदम करेक्ट हाइट नहीं होता है, कहीं ना कहीं पॉइंट उसमें यूज़ होता ही है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में। तो कैरेक्टर कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, या तो सिंगल कैरेक्टर या स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो जो सिंगल कैरेक्टर होता है उसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होता है, और वो सिंगल कोटेशन मार्क में बंद रहता है। यहाँ पे सिंगल कोटेशन जो रहता है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में x हो गया या 5 हो गया, क्योंकि जब ये इंटीजर नंबर नहीं है, जो अगर हम लोग किसी भी नंबर को अगर हम लोग कैरेक्टर में स्टोर कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर उसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, उसको नंबर की तरह ट्रीट नहीं करता, उसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है। कोई भी जैसे नॉर्मल जो वर्ड होता है उसको वैसे देखता है। या स्ट्रिंग कैरेक्टर, या जो इनक्लोज होता है डबल कोटेशन में, और ये लेटर्स हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ लेटर हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर हो सकता है, या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, या सिर्फ ब्लैंक स्पेस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ है, तो जो हेलो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, इसमें एक कैरेक्टर नहीं है, इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो वो डबल कोटेशन में है। या फिर जैसे यहाँ पे 1987 लिखा हुआ है, तो ये 1987 कोई इंटीजर नहीं रहा है, ये एक स्ट्रिंग हो चुका है, तो कंप्यूटर इसको स्ट्रिंग की तरह ही इसको वो करेगा, ट्रीट करेगा। यहाँ पे इसका रेंज तो तुम लोग देख सकते हो। कैरेक्टर जो होता है वो एक कैरेक्टर 8 बिट का होता है, जिसका रेंज होता है 128 से 127। और अनसाइंड होता है, अनसाइंड भी 8 बिट का होता है, जो कैरेक्टर होता है वो 8 बिट का ही होता है। इसके बाद आता है बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, जो कि ये एक ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो प्रिंट नहीं होते, लेकिन ये कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में काम कर होता है, आउटपुट फंक्शन पे को इफेक्ट करता है। जैसे कि स्लैश एन रहेगा तो वो न्यू लाइन करता है, यानी कि अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट के बीच में, अलग किसी भी स्ट्रिंग के बीच में अगर हम लोग स्लैश एन को यूज़ करेंगे, तो वो लाइन को ब्रेक कर देगा, जो उसके एन के बाद अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है वो उसको ब्रेक कर देता है। टैब, जैसे कि नॉर्मल जो कंप्यूटर में टैब यूज़ होता है कि वो बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट करता है, वो रहता है। स्लैश एन ज़ीरो नल कैरेक्टर होता है, ये कैरेक्टर के टाइम पे काम आता है जब हम लोग स्ट्रिंग अरे को यूज़ करते हैं। ये आगे हम लोग जब स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब इसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल रहता है जो कि चेंजेबल वैल्यू होता है, मतलब हाँ, ये चेंजेबल जो वेरिएबल है। अब हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल है चेंजेबल वैल्यू, जो कि डिफरेंट वैल्यू को चेंज करता है, और ये डिफरेंट टाइम में, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये डिफरेंट वैल्यूज़ को ले सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। और इफ़ अगर वेरिएबल के सामने अगर हम लोग कोई भी कांस्टेंट अगर लिख देते हैं तो फिर वो चेंज नहीं होता, इवन एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी या कोड रनिंग के टाइम पे भी वो चेंज नहीं होता है। और जो वेरिएबल होता है वो होल्ड करता है सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट को। मतलब अगर हम लोग किसी इंटीजर वेरिएबल में अगर हम लोग कोई नंबर को ही डाले हैं तो वो नंबर को ही सेव करेगा, वो किसी और फ्लोटिंग या कैरेक्टर को सेव नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंट एफ जी। इंट एफ जी, तो एफ जी जो है वो हमारा वेरिएबल है जो कि 10 को स्टोर कर रहा है मेमोरी में।
और इसका जो सिंटेक्स है, सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप को हम लोग पहले डेटा टाइप को डालते हैं और उसके बाद फिर वेरिएबल नेम रहता है। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो हमारा इंट है, इंट यानी कि इंटीजर, जो हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ें। वैसे अगर यहाँ पे अगर हम लोग फ्लोट नंबर को अगर हम लोग सेव कर रहे होंगे या फ्लोट नंबर को इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग फ्लोट को लिखेंगे, या फिर कोई कैरेक्टर को लिख रहे होते हैं तो हम लोग कैर कीवर्ड को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे ये देख सकते हो रूल्स ऑफ वेरिएबल, जिसमें हम लोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कीवर्ड को हम लोग एज एन वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को हम लोग नहीं यूज़ कर सकते एक्सेप्ट अंडर स्कोर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर नेम में। कोई भी हम लोग स्पेस नहीं दे सकते हैं वेरिएबल नेम में। फर्स्ट लेटर मस्ट भी अल्फ़ाबेट या अंडर स्कोर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। पहला जो चीज़ रहेगा वो रहेगा अंडर स्कोर या फिर अल्फ़ाबेट, और ये केस सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन तुम लोग देख सकते हो कि जैसे कि इंट है तो हम लोग सबसे पहले डेटा टाइप बताएंगे, ताकि जो कंपाइलर है उसको पता चल जाए कि हाँ जो जो हम लोग वेरिएबल जो है उसके अंदर हम लोग इंट नंबर को ही सेव करना है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कहाँ गया ये, जैसे कि ये है कैर, तो कैर में जैसे कि ये स्लैश को सेव कर रहे हैं स्लैश, और ये है वेरिएबल नेम। वैसे इंट है तो ये इंट डेटा टाइप में आई एक वेरिएबल नेम है जिसमें हम लोग ज़ीरो को स्टोर कर रहे हैं, या फिर इंट है और यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल नेम लिमिट, और यहाँ पे एक मैक्स लाइन +1। मैक्स लाइन अब जो है ये ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है, ये कहीं ना कहीं ये डिफाइंड हो गया होगा कोड में, और +1। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये फ्लोट नंबर है, फ्लोट है जिसका जो वेरिएबल नेम है EPS है, और ये इसका जो देखो कि यहाँ पे देखो ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1.0 इंटू 10⁻⁻5, तो ये बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो इंट में हम लोग डिक्लेरेशन ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इंट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं, मतलब 3-4 वेरिएबल हैं जो कि इंट हैं, तो उसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। या फिर जैसे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में हम लोग जैसे कि इसको, ये हमारा सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें लाइन नाम के क्या वेरिएबल रहेगा जो कि 1000 कैरेक्टर को एक साथ स्टोर कर सकता है। अब डेटा टाइप, जो हम लोग ऑलरेडी पहले हम लोगों ने देखा है डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप क्या होता है, एक सेट ऑफ वैल्यू होता है या डिटरमाइन होता है सेट ऑफ हम लोग देखेंगे डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप जो रहता है वो एक सेट ऑफ वैल्यू होता है जो कि डिटरमाइन करता है। इसके पहले जो हम लोगों ने इंट, फ्लोट या कैर जैसे कीवर्ड को हम लोग देखे थे, वही होता है डेटा टाइप, जो कि आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल को जो डिक्लेयर्ड होता है। जो इसके पहले मैंने बताया था कि जो कंपाइलर होता है वो आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे कि अगर इंट लिखे हैं तो वो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हाँ ये एक नंबर है, और अगर कैर लिखेंगे तो वो उसको कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे तुम लोग पॉइंट पढ़ भी सकते हो कि यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पैरामीटर एक्सपेक्टेड बाय द फंक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू। अगर हम लोग कोई फंक्शन में भी यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब आगे हम लोग उसको भी देखेंगे कि अगर हम लोग जो फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं, अगर उसमें भी हम लोग डेटा टाइप करते हैं और अगर वो रिटर्न भेजता है, कोई भी वैल्यू को रिटर्न भेजता है, तो वो कंपाइलर को पता होता है कि वो इंट को भेज रहा है कि वो स्ट्रिंग को भेज रहा है। और ये 3 टाइप के होते हैं, जो कि होता है प्राइमरी, जो कि 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो अब हम देखेंगे प्राइमरी डेटा टाइप, जो कि फंडामेंटल डेटा टाइप होता है या बेसिक डेटा टाइप होता है। तो तो इसके कीवर्ड होता है जो वॉइड होता है, ठीक है। तो वॉइड में क्या होता है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती। वॉइड मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अगर इसका मतलब तुम लोग ढूंढोगे, वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली। तो जब हम कोई वेरिएबल भेज रहे होते हैं, जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन हमको नहीं पता है कि हम लोग उसमें स्ट्रिंग को सेव करने वाले हैं, कि हम लोग उसमें इंट को यूज़ करने वाले हैं या फ्लोट नंबर को यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं वॉइड को, जो कि कभी कभी फंक्शंस में यूज़ होता है जब कोई रिटर्न वैल्यू नहीं भेज रहे होते। ये हम लोग जब फंक्शन जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब हम लोग फंक्शन के बारे में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जैसे कि कैरेक्टर को देखो, तो जब सिंगल कैरेक्टर को यूज़ करते हैं जो कि 8 बिट को स्टोर करता है, तो हम लोग उसका कीवर्ड यूज़ करते हैं कैर। जैसे कि एग्जांपल में कैर नेम अमित,
तो जब कंपाइलर जब नेम को ट्रीट करेगा, जब नेम को वो देखेगा, तो वो पहले देखेगा कि अच्छा ये एक कैरेक्टर है, तो वो अमित को जो यहाँ पे जो हम लोग सेव करके रखें ये जैसे कि कैरेक्टर को, तो वो उसको कैरेक्टर की तरह ही उसको स्टोर करेगा। या फिर जैसे कि जब हम लोग इंटीजर को यूज़ कर रहे होते हैं तो ये डिनोट करता है इंटीजर डेटा को। और ये 3 टाइप के होते हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इंटीजर, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो इसका जो कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग इंट को यूज़ करते हैं, जैसे कि इंट ए 13। तो जब कंपाइलर जब ए को देखेगा तो वो 13 को इंटीजर के थ्रू ही उसको यूज़ करेगा, वो इंट रहेगा, वो कोई फ्लोट या कैरेक्टर में चेंज नहीं हो जाएगा। फिर फ्लोट टाइप, हम लोग फ्लोट टाइप में देखेंगे जो कि डिनोट करता है इंटीजर नंबर को। ये इंटीजर नंबर को करता है या रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 32 बिट में सेव करता है, और उसका कीवर्ड है फ्लोट। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देखो, फ्लोट भी 12.45, तो जब कंपाइलर उसको देखेगा तो वो उसको फ्लोट नंबर में ही उसको ट्रीट करेगा या रियल नंबर। फिर पैरामीटर रहता है, पैरामीटर यानी कि जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि शॉर्ट जो इंट नंबर होता है वो शॉर्ट भी रहता है, लॉन्ग भी रहता है। तो पैरामीटर जो रहता है हम लोग पैरामीटर को सेट करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर को सेट करते हैं, जैसे कि शॉर्ट हो गया या लॉन्ग इंट हो गया, या फिर जैसे अनसाइंड रहेगा तो अनसाइंड नंबर रहेगा। अनसाइंड यानी कि उसमें कोई साइन नहीं रहेगा, वो उसको पॉजिटिव नंबर के ट्रीट करेगा। या अनसाइंड आईएनटी है या अनसाइंड शॉर्ट आईएनटी है, तो कोई शॉर्ट नंबर जो होगा जिसका 8 बिट जो कि 8 बिट का रहेगा तो वो अनसाइंड रहेगा, मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर को हम लोग स्टोर नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही यूज़ होगा। या फिर फ्लोटिंग नंबर है तो फ्लोट हो गया या डबल हो गया या लॉन्ग डबल हो गया। तो इसके पहले तो जो डबल हो रहता है जो कि फ्लोट से लंबा नंबर रहता है, तो उसके लिए उसके पहले ये जैसे इंट में लिखे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, डबल लिख दोगे तो वो समझ में आ जाता है। फिर कैरेक्टर हो गया तो उसमें साइंड कैरेक्टर हो गया, कैर हो गया या अनसाइंड हो गया, या फिर नॉर्मल अगर कोई खाली चीज़ है तो वॉइड लिख देते हैं। अब इसका डिक्लेरेशन किस टाइप का करते हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले के कोड्स में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पहले हम लोग डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कोई वेरिएबल नाम लिखेंगे, मतलब 1 या 2 या 3 ऐसे कई सारे वेरिएबल नेम लिख सकते हैं जो कि सेम टाइप को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि यहाँ पे INT काउंट है तो वो इंटीजर काउंट हो गया या INT ABC है। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, सी लैंग्वेज हमको ये फैसिलिटी भी देता है कि हम जो डेटा टाइप है हम लोग उसका नाम को हम लोग अपने कोड में चेंज भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं टाइप डेफ नाम के कीवर्ड में। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देखो, टाइप डेफ है, उसके बाद कोई भी टाइप यानी कि जो डेटा टाइप जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है कंप्यूटर में, और फिर हम लोग फिर अपना आइडेंटिफायर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ जैसे कि इस कोड में तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टाइप डेफ INT नम। तो जो इसके बाद जो हम लोग नम को यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नम को यूज़ किए हैं तो वो नम को इंट की तरह ही उसको ट्रीट करेगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग नॉर्मली जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे इंट, जब हम लोग एक नॉर्मल अगर हम लोग कोड लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट a इज इक्वल टू 12। लेकिन जब हम लोग टाइप डेफ को यूज़ कर रहे हैं तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, कि जो नम रहेगा उसको इंट की तरह यूज़ करना है, या ABC है उसको फ्लोट की तरह यूज़ करना है। तो इसलिए इसके नीचे तुम लोग अगर यहाँ देखोगे तो ABCB लिखा है। अगर हम लोग टाइप डेफ यहाँ पे डिफाइन नहीं किए और हम लोग अगर यहाँ पे नम a इज इक्वल टू 12 यूज़ करेंगे तो हम लोग को कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। और जो टाइप है वो 4 अलग अलग प्रकार में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मिलता है, जो कि है enum, यूनियन, टाइप डेफ और स्ट्रक्चर। हम लोग ऑलरेडी टाइप डेफ देख चुके हैं, यूनियन और स्ट्रक्चर हम लोग आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ये इसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है यूनियन और स्ट्रक्चर के लिए। अब हम लोग देखेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप। तो डिराइव्ड डेटा टाइप होता है 2 टाइप के, एक होता है अरे, ये होता है अरे, और एक होता है पॉइंटर। तो अरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है ऑफ सेम डेटा टाइप, जो कि स्टोर होता है कंटिन्यूस मेमोरी में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो 1 2 4, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर में ये 3 नंबर को सेव करता है।
और इसको जब हम लोग को एक्सेस करना होता है तो हम लोग इंडेक्स नंबर को इंडेक्स के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ज़ीरो जो कि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स होता है, यानी कि जो पहला जो नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 का जो इंडेक्स होगा वो 0 रहेगा, फिर 5 का जो इंडेक्स होगा वो 1 रहेगा, और उसके बाद 8 जो रहेगा उसका जो इंडेक्स रहेगा 2 रहेगा। और पॉइंटर जो है वो एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि जो जिस वेरिएबल को जिस मेमोरी एड्रेस में जब हम लोग सेव करते हैं तो जो पॉइंटर होता है उस मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, नॉट वेरिएबल, जहाँ जो नॉट वेरिएबल डेटा, लेकिन जिस मेमोरी एड्रेस में सेव करके रखे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है पॉइंटर। आगे ये इस दोनों टॉपिक का एक डेडिकेटेड चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है वो पॉइंटर, और बहुत मज़ेदार भी है वो बहुत, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। फिर आते हैं ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सी लैंग्वेज का, कोई भी लैंग्वेज जो होता है कंप्यूटर लैंग्वेज का, कंप्यूटर लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑपरेटर, जो कि एक सिंबल रहता है जो कि कंप्यूटेशनल ऑपरेट कर सकता है डिफरेंट डेटा टाइप या ऑपरेंड में। ऑपरेंड यानी कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ लिखें, जैसे कि जैसे कि नॉर्मली हम लोग मैथ्स पे जब लिखते हैं 5+2, जिसका आंसर आता है 7। अब ऐसे ही अगर हम लोग सी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे होते हैं तो जैसे कि एक जगह में हम लोग इंट ए, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब जा रहा है तो उस पर थोड़ा सा जज मत करना प्लीज़। तो यहाँ जैसे कि इंट ए लिख दिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंट बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिए 2, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंट सी में हम लोग यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी। तो ये हम लोग कंप्यूटर में हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे एक वो सेमीकोलन मार्क लगाना मत भूलना, वरना जो कंपाइलर है वो एरर थ्रो करता है। सी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट जब ख़त्म हो जाता है तो उसको हम लोग सेमीकोलन के मार्क्स से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चीज़ वही है, यहाँ पे 5+2 ही हो रहा है, लेकिन हम लोग जब ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हम लोग कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे ये हो जाता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर, और ये जो 2 है इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड। ठीक है, तो 2 ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर रहता ही है। अब हम लोग सबसे पहले जो है ऑपरेटर में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में अरिथमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि बेसिक ऑपरेटर होता है, जिसमें हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर करते हैं या मॉड निकालते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, ABC हम लोगों ने यूज़ किया है, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार यूज़ करते हैं, जो कि तुम अगर अपने कीबोर्ड में देखोगे तो शिफ्ट 8 करोगे तो वो स्टार साइन आ जाता है, वो है। फिर हो गया डिवीज़न, फिर हो गया मॉड्यूलस, और ए और बी ऑपरेंड होता है, जो कि इसके पहले वाले स्लाइड में मैं तुम लोग को जो बताया। अब यहाँ के तुम लोग कोड के एग्जांपल में तुम लोग देख सकते हो, ये देखो, ये है तुम्हारा डेटा टाइप, ये है तुम्हारा वेरिएबल, और ये है तुम्हारा डेटा। तो ए के डेटा में तुमने 10 को सेव किया है, जो कि कंपाइलर्स को इंटीजर की तरह उसको उपयोग करेगा। फिर प्रिंटफ अगर हम लोग करेंगे a+b तो उसका आउटपुट आया है 30, 10+20 30। फिर हम लोगों ने b-a किया है, मतलब 20-1 तो उसका आंसर आया 10। a×b किए हैं तो 200 आया है, मतलब 10×20 तो उसका आंसर आएगा b। फिर हम लोगों ने 20/10 किया है तो इसका आंसर आएगा 2। और इसका जब हम लोगों ने मॉड्यूल निकाला है 20/5, तो जब इसका जो मॉड्यूल रहेगा इसका आएगा 0 क्योंकि इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटर हैं उसका एक अपना प्रेसिडेंस लेवल होता है, यानी कि जब मिक्स एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट जब हमको मिलता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में तुम लोग देख रहे हो,
एक जब मिक्स टाइप का एक मान लो हमको स्टेटमेंट मिलता है, तो जो कंपाइलर है वो उसके पास ऑलरेडी ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज़ होता है, जिसमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस रहता है, और उसके बाद आता है प्लस और माइनस, और ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट रीड होता है। तो जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो 3+2 मल्टीप्लिकेशन 5, तो इसमें सबसे पहले इसमें देखिएगा कि इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले वो मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेगा। तो ये हो जाएगा 3+10, क्योंकि 5 × 2 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर 10+3 हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 13। या फिर जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे तुम लोग देखोगे सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर है, तो जब सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर हो जाता है तो वो लेफ़्ट टू राइट जाता है। तो जब लेफ़्ट टू राइट अगर जाएगा तो सबसे पहले वो 2 × 3 करेगा, जिसका आंसर आएगा 6। उसके बाद आएगा 6/6 रहेगा, तो वो हो जाएगा 2। और कोई भी ऑपरेटर प्रेसिडेंट में सबसे हाईएस्ट जो रहता है वो रहता है पैरेंथेसिस का, जो कि आगे है। जब हम लोग कंप्लीट प्रेसिडेंस ऑर्डर हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। यहाँ जैसे थर्ड वाला एग्जांपल अगर तुम लोग देखोगे, थर्ड वाले एग्जांपल में एक वैल्यू है, तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो सबसे पहले जो रहेगा यहाँ पे 9 - 12 / 3 प्लस 3 × 2 -1। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट इसमें से प्रेसिडेंस किसका है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जब हम लोग को जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना पेन पेपर में, तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9 - 12/3 4 4 प्लस 3 × 2 6 -1। और इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस में अब पूरा लेफ़्ट टू राइट चलेगा, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंस है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है। जैसे यहाँ पे भी लेफ़्ट टू राइट चलेगा, तो लेफ़्ट टू राइट जब चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 9 - 4 होता है 5 प्लस 6 - 1, तो 6 - 1 हो जाता है 5। तो इसका जो आंसर आएगा तुम्हारा 10 आएगा। जो कंप्यूटर है वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो कंपेयर करता है किसी दो नंबर को, या दो कैरेक्टर को, या दो स्ट्रिंग को। और इसके जो ऑपरेटर होते हैं ये रहते हैं कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। और इसका प्रेसिडेंस लेवल होता है जिसमें पहले लेस देन का सबसे ज़्यादा है, जो कि लेफ़्ट टू राइट जाए ट्रीट करेगा, मतलब उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे पहले मैं बताया हूँ। फिर ग्रेटर देन का आएगा, उसके बाद फिर आएगा इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो जो इसके पहले का प्रेसिडेंस तुम लोग याद करो, कि याद करके रखो। अब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग को दिखाया ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 30 है। हम लोग को ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा कि फॉल्स प्रिंट होगा। अभी ये इफ एल्स, अभी ये जो नया चीज़ तुम लोगों को दिख रहा है, तो अभी उसमें कंफ्यूज मत हो। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कंडीशन के बारे में, कंडीशनल लूप और उसके बारे में जब पढ़ेंगे, तब हम लोग उसके बारे में जान जाएंगे कि इफ एल्स क्या है। अभी सिर्फ ये बताओ कि ये जो लिखा है सबसे पहले क्या प्रिंट होगा। मैं तुम लोग को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके पहले तुम लोग देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगा के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10, 20 और 30, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लेफ़्ट टू राइट होगा, है ना। तो लेफ़्ट टू राइट में ये दोनों में ट्रू है, तो ट्रू सी लैंग्वेज में ट्रू जो रहता है, ट्रू को रिप्रेजेंट करता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 30, तो 30 ग्रेटर है 1 से, तो ये अल्टीमेटली ट्रू हो जाएगा। तो जब ये अल्टीमेटली जब ट्रू हो जाएगा तो ये मतलब एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जो इफ़ का सेक्शन है वो होगा, तो इसका जो आंसर आने वाला है ट्रू आएगा। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले आता है 30, उसके बाद है 20, उसके बाद है 10।
तो जो हमारा कंप्यूटर है वो उसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेगा। तो 30 इज़ ग्रेटर देन 20, हाँ तो ये ट्रू है। लेकिन अब लेफ़्ट टू राइट ट्रीट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि 1 इज़ ग्रेटर देन 10, जो कि फॉल्स है। तो इसका जो अल्टीमेट आंसर आएगा फॉल्स, मतलब जो एल्स सेक्शन है वो चलेगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो कि कंडीशन को ट्रीट करता है, मतलब इट इज़ यूज टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन एंड मेक अ डिसीजन। मतलब ये लॉजिक गेट की तरह, जो अगर मतलब लॉजिक गेट की तरह यूज़ होता है, जो कि एंड गेट जैसे, मतलब 3 बेसिक गेट होते हैं ना, एंड गेट, नॉट गेट और गेट। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर में भी हमारे पास, सी लैंग्वेज में भी हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, जो कि है एंड, और नॉट। इसका प्रेसिडेंस देखोगे तो सबसे पहले नॉट आता है, फिर उसके बाद एंड आता है, फिर और आता है। अब जैसे कि यहाँ के कोड में अगर तुम लोग देखोगे तो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा इस कोड में, क्या वो हेलो को प्रिंट करेगा या बाय को प्रिंट करेगा। चलो तो सॉल्व करके उसको देखते हैं। तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, तो ये इफ़ के अंदर में हो जाएगा, और यहाँ पे है एंड की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एंड करके लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 10, ये ट्रू है। और उसके बाद यहाँ पे एंड गेट लगेगा, और उसके बाद फिर 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा 1 एंड 1, तो एंड गेट का अगर तुम लोग को पता होगा कि अगर बोथ ट्रू होते हैं तभी वो ट्रू होता है, तो यहाँ पे बोथ ट्रू है, इसलिए बोथ ट्रू है, इसलिए इसका अल्टीमेट जो रहेगा वो आएगा ट्रू, या फिर 1 आएगा इसका। तो 1 आएगा, इसका मतलब ये ट्रू है, तो यहाँ पे हेलो को प्रिंट करेगा वो। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला तुम लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 1, उसके बाद है एंड, उसके बाद है 20 ग्रेटर देन 50, फिर उसके बाद हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा 10। तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा, मतलब पहले एंड को देखेगा, क्योंकि एंड का प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू और के, तो वो सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 इज़, मतलब 1 इज़ ग्रेटर देन 10, जो कि है फॉल्स, एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 50, ये भी है फॉल्स, तो ये हो गया फॉल्स। और उसके बाद यहाँ पे है 1 इज़ ग्रेटर देन 10, तो फॉल्स जब एंड गेट में जाते हैं तो वो फॉल्स देता है, और फिर उसके बाद फॉल्स और 1 इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब नहीं सॉरी 10 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, यानी कि इसका वैल्यू, हाँ यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो जब और गेट में अगर दोनों ट्रू होते हैं या दोनों में से कोई एक ट्रू होता है तो उसका आउटपुट आता है ट्रू, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा ट्रू। हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन, जो कि इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, तो यहाँ पे जैसे कि एंड वैल्यू पहले दिया हुआ है, फिर दूसरा एंड वैल्यू दिया हुआ है, तो अब क्या है, अब जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करता है। तो लेफ़्ट टू राइट में इसलिए सबसे पहले वो सामने वाले को ही सॉल्व करेगा, उसका इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके साथ इसको कंपैरिजन करेगा। या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद फिर उसके आउटपुट को एक्सप्रेशन 3 के साथ कंपेयर करेगा। और यहाँ पे जैसे कि प्रेसिडेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले एंड को प्रेफर करेगा एज कम्पेरिजन टू और में। इसके अगले वाले एग्जाम्पल में तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे एंड बाद में है, यहाँ पे एंड बाद में और पहले, तो सबसे पहले वो एंड को सॉल्व करेगा, मतलब एक्सप्रेशन 2 और 3 को पहले सॉल्व करेगा, फिर उसके आउटपुट को एक्सप्रेशन 1 के साथ सॉल्व करेगा।
यहाँ पे भी 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले वो एंड को ही सॉल्व करेगा, यहाँ के एंड को सॉल्व करेगा क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाएगा ये, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट में पहले एक्सप्रेशन 1 और 2 को पहले सॉल्व करेगा, फिर एक्सप्रेशन 3 और 4 को सॉल्व करेगा, और उसके उन दोनों के आउटपुट को और के साथ उसको फिर सॉल्व करेगा। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल टू रहता है, मतलब जो इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू रहता है वो है, एक सेकेंड। अब आते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है वो रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन देता है, कोई भी जो रिजल्ट आता है। इसके पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ देखो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे कोई भी जब रिजल्ट एक्सप्रेशन यूज़ करना होता है तो रिजल्ट एक्सप्रेशन का वेरिएबल रहता है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू में। इवन कैलकुलेटर में भी अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें भी एक इक्वल टू साइन रहता है जो कि रिजल्ट बताता है। और कभी कभी क्या होता है कि सी शॉर्ट हैंड भी यूज़ करता है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ करता है। जैसे कि a इज इक्वल टू ए प्लस वन है, तो ये शॉर्ट हैंड में a प्लस इज इक्वल टू वन हो जाता है, a इज इक्वल टू a माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग चीज़ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो रहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये होते हैं यूनरी ऑपरेटर, यानी कि ये एक सिंगल एलिमेंट में परफॉर्म करते हैं। इसके लिए दो ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं, इसके लिए एक सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ता है जो कि वो उस पर परफॉर्म करते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब, इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 प्लस साइन से, जिसका मतलब होता है ऐड 1 टू ऑपरेंड। और डिक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है 2 माइनस के साइन से, जिसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ऑपरेंड। तो जो इंक्रीमेंट होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट होता है, और एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, जो कि इसको लिखा जाता है प्लस प्लस ऑपरेंड या ऑपरेंड प्लस प्लस। अब इसका एग्जांपल जैसे कि अगर देखोगे, हाँ यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला रहता है। यहाँ पे m की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू दिया हुआ है। x में हम लोगों ने पहले किया है प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो जब हम लोग m को हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये आएगा, आउटपुट देगा 6, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब इंक्रीमेंट हो के वो m में सेव कर दिया है 6 को। और हम लोग अगर x को देखेंगे तो वहाँ पे भी ऑलरेडी वो इंक्रीमेंट हो गया है। तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ऑलरेडी वो 1 प्लस हो चुका है। यहाँ पे एक और अलग तरीके से बताता हूँ, देखो यहाँ पे प्लस प्लस 5 है ना, मतलब अगर इसको हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाता है प्लस प्लस 5। तो प्लस प्लस 5 जब रहेगा तो इसका मतलब ये है 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 है इसका मतलब। तो 1 प्लस 5 है तो इसका मतलब इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया, m में जो m की वेरिएबल है उसमें 6 सेव हो गया, क्योंकि x के थ्रू हम लोगों ने उसको इंक्रीमेंट कर दिया है। वैसे ही जब हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे, हम लोग जब पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले ऑपरेंड आएगा उसके बाद फिर वो प्लस होगा। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि a में तो वो हो गया है इंक्रीमेंट, लेकिन b में वो नहीं हुआ है, क्योंकि b स्टिल अभी भी वो a के पुराने वैल्यू को देख रहा है जिसका वैल्यू है 5। और a और जबकि ऑलरेडी वो हो चुका है, मतलब जब b एग्जीक्यूट हो जाता है, जब b कंप्लीट हो चुका है तो a में वो ऑलरेडी वो इंक्रीमेंट हो गया है। तो इसीलिए जब हम लोग a को प्रिंट करते हैं तो हम लोग को उसका जो वैल्यू है वो 6 दिखता है, और b जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो b दिखता है, क्योंकि b अभी भी स्टिल वो a के पुराने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मतलब अभी तक वो 1 है, b के लिए वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, a के लिए इंक्रीमेंट हो चुका है ऑलरेडी। सेम गोज टू इन डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीमेंट भी दो टाइप के होते हैं, जो कि होता है प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, प्री डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस माइनस ऑपरेंड, और पोस्ट डिक्रीमेंट को होता है p मतलब ऑपरेंड, और यहाँ पे हो जाता है माइनस माइनस। तो यहाँ पे फिर एग्जांपल देख सकते हो कि m की वैल्यू 5 है, फिर x दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पहले प्री डिक्रीमेंट, जो कि ऑलरेडी डिक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा
ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइनस एम को, 1 माइनस एम यानी कि 1 माइनस 5 को। तो इसलिए जो m की वैल्यू है वो 4 दिखाएगा, और x जिसके लिए ऑलरेडी डिक्रीमेंट हो गया है तो वो भी दिखाएगा 4 को। लेकिन जब पोस्ट डिक्रीमेंट की बात होगा तो पोस्ट डिक्रीमेंट में देखो, जैसे कि a की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अगर इसका लिटरल मतलब होगा 5 माइनस 1। तो जब हम लोग a को रिप्रेजेंट करेंगे तो a के लिए ऑलरेडी वो डिक्रीमेंट हो गया है, लेकिन जो b है वो अभी भी a के पुराने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब तो अगर थोड़ा सा अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो वापस से थोड़ा सा पीछे जाके वापस से तुम लोग देख लेना, तुम लोग को समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो रहता है वो ये ऐसा ऑपरेटर है जो कि बिट वैल्यू पे मतलब बिट वैल्यू पे परफॉर्म करते हैं, ना कि इंटीजर पे। तो जब कंप्यूटर में कोड लिख रहे होते हैं तो वो जो हमारे लिए तो वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन जब वो कन्वर्ट होता है तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं बिट ऑपरेटर में वो है बिटवाइज एंड, या बिटवाइज और, या बिटवाइज एग्जीक्यूटिव और, यानी कि एक्सॉर। अगर फिज़िक्स में जो टेबल हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जब पहला जो लेक्चर होता है वो ऑपरेटर के बारे में ही पढ़ते हैं, तो उसमें एक्सॉर गेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो गेट में तीन रहते हैं, एक एंड गेट, एंड और गेट, और नॉट गेट। और क्या होता है एक्सॉर, एक्सनॉर, नॉर, नैंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ पे एक्सॉर गेट है, और यहाँ पे फिर लेफ़्ट शिफ्ट है, फिर राइट शिफ्ट है, फिर कॉम्पोनेंट है। कॉम्पोनेंट यानी कि नॉर्मली नॉट गेट होता है हमारा। तो यहाँ पे जैसे कि ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 2 है, ये उसका बिटवाइज ऑपरेटर का टेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब बोथ ट्रू है तो एंड का वैल्यू 1 हो जाएगा, बोथ ट्रू है तो और का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और एक्सॉर है तो 1 रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, तो एंड 0 बताएगा, फॉल्स बताएगा, लेकिन ये स्टिल अभी भी ट्रू बताएगा, और एक्सॉर में ये 0 हो जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब 0 0 है, फॉल्स है, तो एंड और दोनों नेगेटिव बताएंगे, लेकिन एक्सॉर 1 बताएगा। अगर एक्सॉर टेबल अगर आता होगा तो तुमको समझ में आ गया होगा कि एक्सॉर किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। बाकी तुम लोग टेबल को तुम लोग अच्छे से देख सकते हो। फिर यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट होता है। लेफ़्ट शिफ्ट यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बिट को वो शिफ्ट कर देता है लेफ़्ट साइड में बाय गिवन वैल्यू। राइट शिफ्ट में वो राइट की तरफ बिट को बदल देता है। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो कि मैं पहले ही बता रहा था तुम लोग को कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है, ओवरऑल जो प्रेसिडेंस रहेगा वो डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहले जो मैं तुम लोग को बताया था कि पैरेंथेसिस का सबसे टॉप मोस्ट होता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे लीस्ट होता है, सबसे लीस्ट। और इस बीच में तुम्हारा पहले ये यूनरी ऑपरेटर आता है, सेकंड नंबर में यूनरी ऑपरेटर आएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो कि इसके पहले हम लोगों ने बात किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर रहेगा। उसके बाद फिर जो बाइनरी शिफ्ट है, शिफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद उसका नंबर शिफ्ट ऑपरेटर का आता है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, ये है तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद फिर आता है तुम्हारा बिटवाइज ऑपरेटर आता है, और उसके बाद आता है तुम्हारा ये लॉजिकल ऑपरेटर। और उनमें से मोस्ट ऑफ दी जो ऑपरेटर्स हैं वो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, एक्सेप्ट तुम्हारा जो कंडीशनल ऑपरेटर है, यानी टर्नरल कंडीशनल ऑपरेटर, वो उल्टा चलता है, वो राइट टू लेफ़्ट जाता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर भी राइट टू लेफ़्ट जाता है। बाकी जितने भी एसोसिएटिव हैं वो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग टाइप कन्वर्जन के बारे में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इंट को, मतलब फ्लोट को हम लोग इंट को हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि उसका 2 टाइप्स के कर सकते हैं। वो क्या है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट।